जो थर्ड क्लास है, ये थर्ड क्लास स्टार्ट करता है। जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टार्ट होता है जो हमारी यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 1 से लेके 4 तक ये दिया गया, पार्ट 1 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? स्टेट दैट इंडिया स्टेट है, भारत है, शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। देखो यूनियन ऑफ द स्टेट है हमारा। आर्टिकल 1-2 क्या बोलता है? स्टेट दैट द स्टेट आर द टेरिटरी, ठीक है ना, शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट शेड्यूल में है। आर्टिकल 1 का 3 पार्ट क्या बोलता है? क्लॉज ऑफ 3 क्या बोलता है? जो स्टेट, जो टेरिटरी वर्ड है ना ऑफ इंडिया शैल बी, उसके अंदर क्या क्या आता है? टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, ठीक है ना, फर्स्ट शेड्यूल, और सच अदर टेरिटरी में बी एक्वायर। तो यानी कि आप याद रखो, यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा टेरिटरी वर्ड बड़ा है यूनियन से, टेरिटरी वर्ड बड़ा है यूनियन से। पूछा जा सकता है, कभी कई बार पूछा भी गया, मैंने देखा है क्वेश्चन। देयर आर टोटल 29 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसे दिल्ली बोलते हैं। अभी चेंज हो सकती है फिगर, ये आप देख लेना, ये आपको पता ही होगा कितनी स्टेट है, कितना क्या है। दूसरा था आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बोलता है, देखो ये 2 नंबरी है। 2 नंबरी मतलब इंडिया के बाहर की कोई स्टेट को इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं उसको, ये इसके अंदर आएगा, आर्टिकल 2 के अंदर आएगा। जो भी इंडिया की बाहर की कोई स्टेट है उसको आप अंदर लेके आ रहे हो, ठीक है ना, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगा, ठीक है। एस्टेब्लिश और न्यू स्टेट ऑन सच ए टर्म्स ऑफ कंडीशन मे बी थिंक फिट, मतलब बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं तो आर्टिकल 2 के अंदर आएगा। आर्टिकल 3 के अंदर क्या आएगा? जो विद इन इंडिया की स्टेट है, जो इंडिया की अंदर की स्टेट है, उनको आप रीनेम कर रहे हो, उनकी टेरिटरी बढ़ा रहे हो, टेरिटरी घटा रहे हो, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर आता है। द पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन, एक स्टेट को सेपरेट करके, जैसे तेलंगाना और हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश को अलग किया ऐसे, तो वो आर्टिकल 3 से कर सकती हैं। वो कौन कर सकती हैं? वो कर सकती हैं आपकी पार्लियामेंट। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? जो आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में आप चेंज करोगे, वो कैसे करोगे? वो एक सिंपल मेजॉरिटी से आप चेंज करोगे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी से चेंज करोगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 4 बोलता है वो कैसे कैसे करोगे, आर्टिकल 4 के अंदर लिखा है। तो आर्टिकल 1 किसका है? वो जो यूनियन ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 2 किसका है? ये बोलता है कि बाहर से कोई इंडिया में स्टेट मर्ज कर रहा है उसके लिए। आर्टिकल 3 कौन सा है? जो इंडिया के विद इन इंडिया के अंदर है, कोई स्टेट को नाम चेंज कर रहे हो, किसी का नाम बढ़ा रहे हो या किसी स्टेट की साइज बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो ये आर्टिकल 3 से करोगे। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? दैट एनी लॉ रेफर टू आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 कंटेन सच ए प्रोविजन ऑफ फॉर अमेंडमेंट फॉर ए फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल may be necessary give a effect to provision of the law may also contain a supplementary incentive, मतलब कुछ भी उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और स्टेट कैन अफेक्ट सच ए लॉ एज अ पार्लियामेंट में डिम नेसेसरी। देखो पार्लियामेंट के पास सारी पावर होती है, ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, बस एक सजेशन मांग सकती है स्टेट से, देना है दो, नहीं देना कोई बात नहीं, हमारी पावर है उसके अंदर। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, एक्सचेंज ऑफ द टेरिटरी विद बांग्लादेश, कुछ टेरिटरी हमने बांग्लादेश को दी थी और कुछ टेरिटरी बांग्लादेश से ली थी, उसके लिए हमने 100। देखो अगर तुम्हें बाहर से अंदर लेनी है तो सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। अगर किसी बाहर कंट्री के कुछ दे रहे हो, बाहर कंट्री को अपनी टेरिटरी का पार्ट कुछ दे रहे हो, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा, आर्टिकल 368 से पास कराना पड़ेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, अब 552 प्रिंसली स्टेट थी, 499 ने तो हमारे 449 ने तो है हाथ हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, पर हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर बचे, इन्होंने रिफ्यूज़ किया इंडिया में आने से, ये आज़ाद रहना चाहते थे। लेटर हमने इंडिया और हैदराबाद को अंदर ले लिया बाय पुलिस एक्शन, क्योंकि वो तो बिल्कुल हमारे अंदर था, चारों तरफ से इंडिया था, तो हमने पुलिस एक्शन से ले लिया। जूनागढ़ में हमने रेफरेंडम करा लिया, कहाँ जाना चाहते हो पाकिस्तान में, इंडिया में, वहाँ पर रेफरेंडम से ले लिया। और जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एसेशन था उसको साइन कर लिया था। हरी सिंह राजा थे, जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो वो भाग के इंडिया आया, साइन कर गया कि हम इंडिया के साथ विला होना चाहते हैं, तो वहीं पर वो सीज फायर हो गया था, जहाँ जिसकी फोर्स है वो वहीं पर रुक गई थी। इसके लिए जो ये स्टेट बनाए गए, इनको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट किया, क्योंकि पहले क्या था, पार्ट सिस्टम चलता था, इस पार्ट में ये स्टेट, इस पार्ट में ये स्टेट, और स्टेट अलग अलग थे। फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड उठने लगी, स्टेट बनाओ, दोबारा से बनाओ, तो उसके लिए धार कमीशन और जेवीसी कमीशन, जेवीसी 3 मेंबर है, जेवीसी अलग अलग नाम के, तो जेवीसी कमीशन बनी थी, ठीक है। 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाई गई थी, एस के धार रिकमेंडेड किया था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन द लिंग्विस्टिक। देखो धार कमीशन ने कभी ये नहीं कहा कि आप भाषा के आधार पर डिवीज़न करो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से आप आज़ादी दो, जो बंगाल विभाजन पे अंग्रेजों ने बोला था। उन्होंने रिलीजन बेसिस पे किया था, मुस्लिम हिंदू को अलग अलग करने के लिए, पर बोला क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से हम कर रहे हैं।
दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और आपके पट्टा भाई सीता मैया, ये जेवीसी कमेटी थी, रिजेक्ट किया था इन्होंने भी ऑन द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, लैंग्वेज बेसिस पे इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था। तो धार और जेवीसी कमीशन ने दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था, किस बेसिस पे कि हम नहीं करेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर भी फर्स्ट स्टेट बनी थी आपकी आंध्र प्रदेश, जो वहाँ के जो आंध्र प्रदेश को जो बनाने मेन रोल है वो है आपका पोट्टा सीतारामुलू करके, इनका नाम है। ये क्या हो गया था, मतलब इन अनशन पे बैठ गए तो इनकी डेथ हो जाती है अनशन पे ही। तो उसके बाद क्या होता है, बहुत दंगा हो जाता है। तो पहली स्टेट को बनाया जाता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वो आंध्र बनी थी, तेलुगु मद्रास से अलग हुआ था। ठीक है, तो ये है। फिर फजल अली कमीशन बनी थी 53 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। इसे फजल जो अली थे और 2 मेंबर और थे, इसमें KM आपको पानीकर और खुंजू करके उनका नाम है, खुंजरू करके। इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया था लैंग्वेज बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन करो स्टेट का, थ्योरी और लैंग्वेज ऑफ वन स्टेट, एक लैंग्वेज एक स्टेट होनी चाहिए। तो आपको फजल अली कमीशन ने, फजल भाई जो थे उर्दू के बहुत बड़े वो थे, ये थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है लैंग्विस्टिक बेसिस पे कर दो। पर इससे पहले जितनी भी आई है, जेवीसी ये धार आई है, उसने लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज बेसिस पे मना किया। फिर क्या हुआ, 28 स्टेट और 80 यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री। यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, उनके द्वारा होती है। लेटर जो लास्ट बनी है वो तेलंगाना बनी है, 2014 में अलग किया गया। और लास्ट आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर, लास्ट जो यूटीज़ बनी है वो जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो मे बी ये ठीक हो सकता है, ये वाला डाटा जो मैंने आपको बताया, ये वाला डाटा ठीक हो सकता है और आप चेक कर लेना। तो क्योंकि इसमें इतने अपडेशन दे रखा है तो हो सकता है। तो लास्ट स्टेट कौन सी बनी है, वो तेलंगाना बनी है। लास्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनी है, 2019 पे बनी है, तो आपको पता ही है। इंजॉय करती हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट, जो अपनी स्टेट होती है तो अपने तरह से इंजॉय करती हैं। फिर ठीक है, एलियन ऑफ द ऑन द अदर हैंड सिटीजन ऑफ सम ऑफ द स्टेट आर हैंस डू नॉट एंजॉय द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। मतलब ऐसा है, किसी और स्टेट में जाओगे वहाँ की स्टेट को प्रेफरेंस देते हैं, वहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देते हैं कि आप आंध्र प्रदेश के नागरिक हो तो आपके स्टेट में कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं, कुछ सिविल राइट आपके सर्विस कर सकते हो। तो वो इंजॉय अलग अलग स्टेट से अलग अलग तरीके से होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल आर लिमिटेड ओनली टू द सिटीजन। कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे सिटीजनशिप स्टार्ट होता है। मैं कह रहा ये फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए कहाँ से आ गए एकदम से। तो यहाँ पे आपके लद्दाख बनी, सिटीजनशिप स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे सिटीजनशिप पढ़ेंगे। लाइक द मॉडर्न स्टेट इंडिया हैज़ 2 काइंड्स ऑफ पीपल, सिटीजन और एलियन। मतलब एलियन मतलब जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन्हें हम एलियन मानते हैं कि बाहर के लोग हैं। सिटीजन आर फुल्ली मेंबरशिप इंडिया, आपको पता है सिटीजन तो आप फुल्ली मेंबर होंगे, ठीक है ना। और वो कुछ इंजॉय भी राइट करेंगे और दे आर इंजॉय द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑल्सो। पर जो एलियन है अदर हैंड पे, उन पे वो कुछ राइट का एंजॉय करते हैं, कुछ राइट का नहीं करते। सारे राइट का एंजॉय और सिविल राइट्स का एंजॉय वो नहीं करते, ठीक है। कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो ओनली सिटीजन के लिए हैं पर एलियन के लिए नहीं है। कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो एलियन के लिए नहीं है, ऐसे याद रखो। देखो 15, 16, 19, 29 और 30 ये हमारे इंडियंस के ही लिए ही हैं, ओनली फॉर इंडिया। मतलब ये जो बाहर से लोग आते हैं, फॉरेन लोग आते हैं या एलियन लोग मान लो ये आते हैं, ये वाले राइट एंजॉय नहीं करेंगे। 15, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट, नौकरी में नहीं देंगे राइट टू। उनको ऐसे आज़ादी थोड़ी है कि अमेरिका से आके आप बोलने लगो यहाँ पे आके इंडिया के खिलाफ, ये थोड़ी होता है, ठीक है। 29 और 30 माइनॉरिटीज़ वाले जो हैं, कल्चर और एजुकेशन राइट जो है वो ये इंजॉय नहीं करते। राइट टू द वोटिंग इंजॉय नहीं करेंगे क्योंकि इंडियन सिटीजन नहीं है, बिकॉज द मेंबर ऑफ द यूनियन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव वो इंडियन ही होते हैं, ठीक है। एलिजिबल है जो पब्लिक ऑफिस, ठीक है, डेट द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे जो ऑफिस होते हैं ये सब इंडियन के हाथ में ही होने चाहिए। तो ये इंजॉय जो एलियन लोग हैं वो इंजॉय नहीं करते। तो ऐसे याद रखो 15, 16, 19, 29, 30 ये याद रख सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न दिए गए हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, कैसे कैसे सिटीजन मिलेगी इंडिया वालों को। तो इसमें वो बताया गया आर्टिकल 15 से लेके 11। देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हल्के सुनना, पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 तो मैंने ऊपर बता दिया, पार्ट 2 है ये। जो आर्टिकल 5 है वो स्टेट करता है कि डेट कमेंसमेंट जैसी कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, जिस दिन से लागू हुआ, एवरी जो पर्सन है हु इज़ द डोमिसाइल इन इंडिया, तो वो तो ऑटोमेटिक सिटीजन होना। जैसे कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे पहले जो हमारे इंडिया में रह रहे थे वो तो ऑटोमेटिक इंडियन हो जाना है, जिनकी डोमिसाइल इंडिया में थे, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है, ठीक है, नॉट विद स्टैंड एनीथिंग इन द आर्टिकल 5, जो इसमें नहीं आता, आर्टिकल 5 में नहीं आ रहा है, उनकी इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे, द पर्सन हु आर माइग्रेटिंग टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंक्लूडिंग द पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान डिवीज़न हुआ, जैसे इंडिया में लोग आए, ठीक है, शैल बी डिम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी आ गए पहले, कमेंसमेंट होने से पहले जब हुआ था 29, आपको पता ही है कब हुआ था, 9 दिसंबर 1949 को, फिर 26
जनवरी 1915 को, तो उससे पहले ये आ गए तो ये भी इंडिया का सिटीजन है। ये है जो पाकिस्तान से माइग्रेटर आए हैं 6 वाला। 7 वाला बोलता है जो इन दोनों के अंदर नहीं आ रहे उनको हम कैसे देंगे, जो लोग आफ्टर 1st day of March 1947 migrated from the territory इंडिया टू टेरिटरी नाउ इंक्लूडिंग द पाकिस्तान में चले गए, जो लोग इंडिया से आज़ादी के टाइम पाकिस्तान में चले गए, नॉट डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। आर्टिकल 7 क्या बोलते, देखो 5th ने बोला कमेंसमेंट होने से पहले, जब हमारे ये कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे पहले इंडिया में थे वो सारे इंडियंस हैं। जो लोग आ गए थे इंडिया में पाकिस्तान से वो इंडियंस हैं। 7 क्या बोलता है, 7 ये बोलता है जो लोग इंडिया छोड़ के चले गए थे वो इंडियन नहीं होंगे, वो इंडियन नहीं होंगे। फिर आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या बोलता है, जो 5 में नहीं आते, एनी पर्सन हु आइदर हुज पेरेंट्स वाला सिस्टम आ गया है यहाँ पे, और एनी हुज ग्रांड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया डिफाइन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935, उसमें कहीं ना कहीं मेंशन है, हु इज़ ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन द कंट्री आउटसाइड द इंडिया सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही रजिस्टरिंग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डिप्लोमेटिक काउंसिलिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया वेयर ही इज फ्रॉम बीइंग रिसाइडिंग एप्लीकेशन। मतलब वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, बताएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वो इंडिया का पार्ट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, उसका कोई पेरेंट्स हो, ठीक है, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो, इंडियन सिटीजन हो, वो भी रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डिफाइन किए गए। ठीक है, ये आर्टिकल 8। तो ये याद कैसे रखोगे, 18 साल, अब बच्चा था उसे बचपन में ले गए, बाहर लेके चले गए उसके माँ बाप और इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी उन्होंने, और उसका आइदर ऑफ पेरेंट्स उसका है, जैसे वो बड़ा होगा सोचेगा मुझे इंडिया वापस जाना है, तो एक ऐसे मैंने याद किया हुआ, याद करने 18 साल, 18 आइदर ऑफ पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स, मैंने ऐसे याद रखा है। चलो आर्टिकल 9 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ 5 या फिर 6 में या फिर 8 में। 7 तो है ही नहीं, 7 तो हटा रहा है, जो पाकिस्तान चले गए उनको वापस नहीं लेंगे, जो इन तीनों में नहीं है। आर्टिकल 9 क्या बोलता है, वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, किसी ने वॉलंटरी एक्वायर कर लिया सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, ठीक है, तो ये सारे हैं फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप के लिए, तो ऑटोमेटिक आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जानी है, ये भी याद रखो। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, स्टेट दैट एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी लॉ, ठीक है, फॉर गिव प्रोविजन ऑफ द पार्ट, कुछ भी हो सकता है, वो सब जो भी लॉ होगा ना, जो भी लॉ डिफाइन, जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2000 जो आया था 19 में जो आया था, जिसमें वो एनआरसी सीए जो आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया, अब लॉ लेके आए हैं। अब हमने क्या बनाया, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुके हैं उन्हें हम सिटीजनशिप देंगे 3 देश से, जो हिंदू या 6 कम्युनिटी लोग 3 देश से आए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। तो ये आर्टिकल 10 के हिसाब से बनाया कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है सिटीजनशिप के ऊपर, तो ये आपको याद रखना है, तो ये आपका हो गया। आर्टिकल 11 क्या बोलता है, स्टेट दैट, ये बोलता है कि प्रोविजन ऑफ द पार्ट शैल बी डिक्रेटेड बाय द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्वायरिंग और टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, ऑल द मैटर इज मेड टू, मतलब सारा मैटर ही पार्लियामेंट देखेगी। कुछ सम ऑफ द प्रोविजन क्या है, डील विद द सिटीजनशिप क्या है, पर्सन इज डोमिसाइल इन इंडिया, पर्सन इज माइग्रेटिंग फ्रॉम द पाकिस्तान, पर्सन इज माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न वापस आ गए, पर्सन ऑफ इंडिया इज ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, तो ये सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर आता है the other constitution provisions with respect to citizenship India, no person shall be citizen of India or deemed to be the citizenship of India if he voluntarily acquire the citizenship of foreign country, जो मैंने आपको बताया। Every person who are deemed to be citizen of India shall continue to be such citizen, ठीक है, should to be provision of the law made by the parliament, मैंने आपको बता दिया। Parliament should have power to make any provision respect to acquiring citizenship, किसी की citizenship खत्म करनी हो वो सारी चीज़ पार्लियामेंट के पास है, ये सारी चीज़ है। अब एक इसके लिए एक्ट आता है, सिटीजनशिप एक्ट आता है 1955 में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसी एक्ट को चेंज किया जाता है सब बार, जो भी 2019 में किया गया इसी में चेंज किया जाता है। इसमें प्रोविज़न है, कुछ चीज़ें हैं कि इंडियन सिटीजनशिप कमेंसमेंट कैसे करना है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 5 वे दिए हैं कि 5 तरीक़ों से आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। क्या क्या है, बाय बर्थ, जन्म हुआ हो, डिसेंट से ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन से ले सकते हो, नेचुरलाइजेशन से ले सकते हो, और किसी बाहर की टेरिटरी को इंडिया में मिला लिया जाए तो ऑटोमेटिक आपकी सिटीजनशिप हो जाएगी। अब आप बाय बर्थ से कैसे लोगे, अगर आपके जन्म से कैसे इंडिया की सिटीजनशिप लोगे, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये बहुत ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि इसको याद रखेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें याद होंगी, तभी आपको, और लंबा भी बहुत है चैप्टर, यहाँ तक जाएगा, फंडामेंटल राइट तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, लंबा चैप्टर है, तो इसको, इस पार्ट को आपको याद रखना है थोड़ा सा, मैं आपको और ट्रिकी में आपको बताऊँगा।
इसमें क्या है कि सिटीजन बाय बर्थ कैसे ले सकते हो? बॉर्न इन इंडिया, पहले जन्म होना चाहिए, कोई बर्थ ले रहे हो। आफ्टर 26 जनवरी 1950, जब से आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, उसके बाद आप जन्म लेते हो, ठीक है ना। ऑफ इट 1986 एक्ट आया था, द 1 जुलाई 1987 को, इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ आइदर ऑफ पेरेंट्स वॉज सिटीजन ऑफ द इंडिया द टाइम ऑफ द बर्थ। ठीक है, जब उसका जन्म हुआ, उसके पिताजी, उसके पापा, कोई भी पेरेंट, मतलब पिताजी हो या फिर उसकी मम्मी हो, कोई भी इंडिया का सिटीजन हो जब उसका जन्म हुआ, ऐसे। फर्दर दोज बोर्न इन इंडिया और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिया हो कैन बी कंसिडर ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ both their parents are the citizen of India, if one of the parents are citizen of India and other are not illegal migrant at the time of birth। ये क्या सारी बात बोल रहा है? इस तारीख से पहले, ठीक है ना, और इस तारीख के बाद 26, जैसे कॉमेंस देखो, इससे पहले तो आपकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिक है ही। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले आप तो ऑटोमेटिक है ही। आर्टिकल 5 में ऐसा सीधा दे रखा है। अगर आपका जन्म इसके 1986 से और 1955 के बीच में हुआ है, तो आपकी सिटीजनशिप कैसे बर्थ से हो सकती है कि आपका आइदर और पेरेंट्स में से कोई भी एक माता पिता में से इंडियन सिटीजन हो? सीधी बात बोल दी है, तो आप इंडियन सिटीजनशिप माने जाओगे, ठीक है। अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद आपका जन्म हुआ है, तो कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? वो आपको ऐसे मिलेगी कि उसमें से आपके दोनों पेरेंट्स होने चाहिए इंडिया के सिटीजनशिप। अगर नहीं है तो एक पेरेंट होना चाहिए इंडियन का सिटीजनशिप, और जो भी मतलब स्पाउस होगा, जो भी पार्टनर होगा, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो भी प्रॉपर चैनल तरीके से पासपोर्ट से वीज़ा लेके इंडिया में आना चाहिए। तो 2 तरीक़ों से आप बर्थ से सिटीजनशिप ले सकते हो। मेरे माँ बाप में से कोई, मैं ले सकता हूँ। अब आता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, देखो बाहर जन्म लिया आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1952। ये डेट याद रखना, डिसेंट की डेट अलग है, बर्थ की डेट अलग है। इन दोनों के बीच में आपका जन्म हुआ कहीं बाहर देश में। आर द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिसेंट इफ देयर फादर वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। द पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 10 दिसंबर 1952 कंसिडर एज सिटीजन ऑफ इंडिया विद आइदर ऑफ पेरेंट्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये क्या बोल रहे हैं? पर्सन का जन्म बाहर हुआ हो 26 जनवरी के बाद या 10 दिसंबर से पहले, आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो आपका जन्म बाहर हुआ उस टाइम पे आप सिटीजन ऑफ इंडिया के हो, ये भी याद रखना। या फिर आपके आइदर ऑफ पेरेंट्स में से कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, पर आपका जन्म क्या बॉर्न इंडिया के बाहर हुए हो, इस तारीख के बाद भी आप बाहर हुए हो, ठीक है। कंसिडर एज सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ आइदर ऑफ योर पेरेंट्स सिटीजन है इंडिया के एट द टाइम ऑफ बर्थ। आपके जन्म के टाइम पे वो सिटीजन है, भले से ही बाहर रहते हैं, सिटीजन है इंडिया के, तो आप सिटीजनशिप ले सकते हो। तो डिसेंट का क्या है? फ्रॉम द दिसंबर 2004 ऑनवर्ड पर्सन बॉर्न इन आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी कंसिडर सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस देयर बर्थ रजिस्ट्रेशन एट द इंडियन कंसल्ट विद इन 1 वीक। मतलब अगर आपका जन्म बाहर हुआ है, ठीक है ना, 2004 के बाद आपका जन्म बाहर हुआ है और आपके माँ बाप ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कराना पड़ता है, नहीं कराया 1 साल के अंदर, तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऐसा इसमें लिखा गया है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, देखो अभी 2019 में जो लोग ये CA आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, अब जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुके हैं, तो वो कैसे सिटीजनशिप लेंगे? वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो वो सिटीजन तो है नहीं, हु आर नॉट द सिटीजन, ठीक है। इंडिया के सिटीजनशिप नहीं है, किसी भी एक्ट में नहीं आते हैं, पर जो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कुछ ना कुछ लॉज में चेंज लेके आती है और उनको बोलती है कि अप्लाई कर सकते हो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एज ए सिटीजन। अगर इंडिया को ठीक लगा रिसाइडिंग इन इंडिया एटलीस्ट 7 ईयर इमीडिएटली बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो एटलीस्ट 7 ईयर हमारे देश में रहने चाहिए इफ़ ए पर्सन ऑफ ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरी इंडियन फॉर ए 7 ईयर बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन करने से पहले आप 7 साल इंडिया में रह रहे हो शांतिपूर्वक, तो आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो सरकार देख के आपको दे देगी। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन एंड द 6 ईयर फॉर एप्लीकेट 8 ईयर फॉर, मतलब ये कुछ है, ये मत पढ़ो आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ए पर्सन इज इंडियन ओरिजिन हु ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री एट द आउटसाइड द इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया में आप कहीं भी रहते तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। अनडिवाइडेड इंडिया जो डिवाइडेड है उसमें रहते थे तो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो सरकार सोचती है देने के लिए। ए पर्सन हु इज़ मैरिड टू द इंडियन सिटीजन
एंड ऑर्डिनरी सिटीजन इन इंडिया फॉर ए 7 ईयर, हम यहाँ से कोई शादी कर ले और 7 साल इंडिया के अंदर रह रहा है तो भी आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। माइनर सिटीजन पेरेंट्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई माइनर सिटीजन हो, ठीक है, उसके पेरेंट्स हो, मतलब कि वो भी कर सकते हैं। माइनर जो चिल्ड्रन होता है वो भी कर सकता है जब बड़ा हो जाएगा। ए पर्सन इज़ फुल्ली एज कैपेसिटी हुज पेरेंट्स इज रजिस्ट्रेशन ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ए पर्सन इज़ फुल एज कैपेसिटी आइदर ऑफ पेरेंट्स वॉज द आइदर अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिया के शैल बी रिसाइडिंग इंडिया। देखो ये बहुत भारी टर्म है, बहुत ही चीज़ है, ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। बस आपको याद रखना है रजिस्ट्रेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप कर लेना रजिस्ट्रेशन। सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, ये क्या कोई फॉरनर है, एप्लीकेशन करता है कि हमें सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट, कैन बी एक्वायर सिटीजनशिप प्रोवाइडिंग द, मतलब कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि एटलीस्ट 12 ईयर इन इंडिया में रह रहा हो, पीरियड ऑफ 14 ईयर बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, कि 12 साल इंडिया में रह रहा हो और 14 ईयर का पूरा उसको, मतलब कि एप्लीकेशन से पहले 14 साल इंडिया में, मतलब उसके कहीं ना कहीं इंडिया में हो। तो ये सारे कुछ कंडीशन है। कुछ अदर कंडीशन भी है, उनको याद रखो। देयर ही इज़ नॉट ए सिटीजन और सब्जेक्टेड टू ए कंट्री वेयर द सिटीजन इज प्रिवेंटिंग बिफोर द सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, वो ऐसी कंट्री से बिलोंग ना करता हो वेयर द इंडियन सिटीजन को नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं दी जाती है जहाँ पे, तो हम भी उनको नहीं देंगे जो हमारी कंट्री में आके मांगेंगे। दैट री अनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, उसने किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। दैट ही इज़ आइदर इज रिसाइडिंग इन इंडिया और बीइंग गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर ए 12 मंथ, गवर्नमेंट की सर्विस में हो, डाटा ऑफ फैक्ट, मतलब कुछ ऐसी सर्विस होती हैं जो फॉरनर को मिल जाती हैं। तो द ड्यूरिंग द 14 ईयर प्रायर और द 12 मंथ, ठीक है, ही शैल बी आइदर रिसाइडिंग और, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज नॉट लेस देन द 11 ईयर। ही इज़ द गुड करेक्टर, ये सारी चीज़ें होते हैं। ही इज़ द एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके शेड्यूल 8 में दी गई हैं, वो 22-23 लैंग्वेज वो सारी। फिर डेट आफ्टर द नेचुरलाइजेशन ही हैज़ इंटेंडेड टू रिसाइडिंग इंडिया, जब आपको नेचुरलाइजेशन से मिल जाएगी आप इंडिया में रहोगे। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपिनियन में सोचते कि एप्लीकेशन ये गलत है या हमने गलत तरीके से कर दिया, तो वो भी हटा भी सकते हैं और कुछ डिस्टिंग्विश सर्विस भी दे सकते हैं उनकी, जैसे सर्विस हो साइंस की, फिलॉसफी की, इन सब चीज़ों की सर्विस इंडिया में कर रहा हो, ठीक है, तो भी आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल सकती है। सिटीजनशिप इनकॉर्पोरेट इन द टेरिटरी, इफ़ ए न्यू कोई टेरिटरी आती है बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, जो वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे एक्वायर कर लेगी, तो वो वहाँ के लोग ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजन हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आप खोते कैसे हो अपनी सिटीजनशिप, कैसे करते हो? या तो आप खुद ही छोड़ दो, वॉलंटरी आप छोड़ के किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लो, तो भी इंडिया की ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। टर्मिनेशन टेक प्लेस ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन द इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑन अदर कंट्री, तो ऑटोमेटिक इंडिया की तो आपकी खत्म हो जानी है। या वॉलंटरी आप छोड़ दो या फिर किसी और कंट्री की ले लो, तो इंडिया की खत्म हो जाएगी। Deprivation है compulsory termination of the citizenship of India obtained by the registration or naturalization. The citizenship deprived the basic order of the government of India in the cases of involve acquire citizenship by fraud तरीके से आपने नेचुरलाइजेशन से और रजिस्ट्रेशन से इंडिया की सिटीजनशिप ली है, पर वो उसमें क्या किया, फ्रॉड किया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया, कुछ ऐसा काम आपने किया, तो आपकी कौन सी की ऑटोमेटिक सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी अगर गवर्नमेंट को पता लग जाए तो कुछ ये सारे केसेस हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI कौन होते हैं? सितंबर 2000 LMMB जो लिंग्विक रिकमेंडेशन आई थी, दैट द अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड प्रोवाइड द ग्रांट ए डुअल सिटीजनशिप टू द जो PIO होल्डर्स हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया 2003 में, मेक के प्रोविज़न इसमें किया गया जो OICI हैं बाय द PIO, तो कुछ चेंजेस किए गए। और सिटीजनशिप एक्ट 2005 में लाया गया, एक्सपेंड किया गया स्कोप ऑफ ग्रांट ऑफ OCI होल्डर्स एंड PIO होल्डर्स ऑल द कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इनके नहीं माने जाएंगे, OCI इन दोनों कंट्री में माने जाएंगे। फिर 2005 में लेके आते हैं, इंक्लूड करते हैं, न्यू स्कीम लाते हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार होल्डर जो है वो मर्ज कर दिए जाते हैं PIO के साथ। कार्ड स्कीम के अंदर OCI कार्ड होल्डर को मर्ज कर दिया जाता है PIO के साथ। तो लास्ट में कौन बचे? लास्ट में यही बचे, PIO स्कीम वाले इंट्रोड्यूस किया गया 19 अगस्त को 2002 को, तो वो जो किया गया PIO वाले बचेंगे लास्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिफाइन करती है OIC होल्डर कौन होते हैं। वॉज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद वो सिटीजनशिप हो उनके पास इंडिया की, एलिजिबल हो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं सारी कंडीशन से। इफ़ द चिल्ड्रन और ग्रांड पेरेंट्स सच ए पर्सन अमंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके माँ बापों के पास था और उसके माँ बापों ने नहीं ली, तो भी आप इनको OCI होल्डर बोलते हैं, तो इनको याद रखना है। सेक्शन 7 है जो OCI कार्ड होल्डर रूल है, एप्लीकेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर द OCI कार्ड होल्डर इफ़ ही और हिज पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट हैव सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो अगर आपके जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपके माँ बाप सिटीजनशिप हैं तो आप OCI कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो इंट्रोडक्शन कैटेगरी है 2005 में गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आती है 2005 में, और
PIO के साथ कैटेगरी के साथ OCI कैटेगरी को मर्ज कर देती है, दोनों को एक कर देती है। बेनिफिट क्या आते हैं जब इनको मर्ज ही कर दिया गया, तो बेनिफिट ही क्या पढ़ना, कुछ लिमिटेशन ही क्या पढ़नी, ठीक है। अब हम सीधे आते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के ऊपर आते हैं, जो अभी CAA जो लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान पास करती है, रिसीव करती है, ठीक है ना। जितने भी माइग्रेंट्स हैं ग्रांटिंग सिटीजनशिप दी जाएगी, जो माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर आए हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। व्हाट वाज द अर्लियर प्रोविजन ऑफ इलीगल सिटीजन, मतलब कि इलीगल माइग्रेंट्स क्या था कि पहले तो प्रोविजन 95 में मेंशन था रेगुलेशन करने के लिए, अ पर्सन मे बी बिकम द इंडियन सिटीजन इफ दे आर बोर्न इन इंडिया, हैव द मतलब इंडियन परसेंटेज टू हैव रिसाइडिंग द कंट्री फॉर ए कुछ डेफिनेट पीरियड के लिए इंडिया में रह रहा हो। इलीगल माइग्रेंट आर प्रोहिबिटेड फॉर एक्वायर द इंडियन सिटीजन, जो इलीगल माइग्रेंट आया उनको प्रोहिबिट रखा गया था। इलीगल माइग्रेंट कौन होते हैं, एज ए फॉरेन हु एंटर इंडिया विदाउट द ट्रेवल डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट और वीज़ा लेके नहीं आया, एंटर विद द वैलिड डॉक्यूमेंट बट स्टे बियॉन्ड द परमिट ऑफ टाइम, वीज़ा मिला 2 साल का रह गया 10 साल, तो भी इलीगल में गिना जाएगा। अब इलीगल माइग्रेंट की जो डेफिनेशन है वो किसमें, इसमें सज़ा भी मिल सकती है, वो फॉरेन एक्ट 1946 में और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 के अंदर ऐसा दिया गया है दोनों में। अब कुछ की प्रोविज़न है बिल के। 2019 में क्या हुआ कि अमेंडमेंट किया गया 1955 को, इलीगल माइग्रेंट द बिल जो प्रोवाइड करता है इलीगल माइग्रेंट जो भी है फुलफिल 4 कंडीशन, ठीक है, नॉट ट्रीटेड एज ए इलीगल माइग्रेंट अंडर दिस एक्ट। इसमें कुछ इलीगल माइग्रेंट जो थे उनको हटाया गया उस लिस्ट से। कौन कौन को हटाया गया, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, पारसी हैं या क्रिश्चियन हैं। अगर ये 3 देशों से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो इनको इलीगल माइग्रेंट से हटा दिया गया और 31 दिसंबर 2014 से पहले आया तो ये इंडियन की सिटीजनशिप में अप्लाई कर सकते हैं। नॉट ए सर्टेन ट्राइबल एरिया, अगर पूरे इंडिया में कहीं भी आए हो पर इन एरिया में नहीं होने चाहिए ये लोग, आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में, जो शेड्यूल 6 के अंदर लोग आते हैं, एरिया जो आते हैं MATM, इनमें नहीं होना चाहिए। और जो इनर लाइन परमिट के अंदर आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड और अब मणिपुर को भी ऐड कर लेना, मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट दे दिया गया तो उसको भी ऐड कर लेना। इनर लाइन परमिट में नहीं आने चाहिए, शेड्यूल 6 में नहीं आने चाहिए, तो आपको कहीं और इंडिया में आप रह रहे हो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो तो सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। सीक टू मेक इलीगल माइग्रेंट हुआ हिंदू, ये सब आए थे इंडिया में और ये एलिजिबल और 3 देशों से आए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। बस एक्सेप्ट जो एरिया मैंने नॉर्थ ईस्ट की बताया वहाँ पे नहीं आप होने चाहिए। OCI जो है, OCI इज ए फॉरेन में रजिस्टर्ड एज OCI अंडर जो सेक्शन 1955 एक्ट में OCI होल्डर रख सकते थे जो इंडियन ओरिजिन कहीं ना कहीं उनके फॉर्मर सिटीजन थे या उनके पेरेंट्स कोई सिटीजन थे या स्पाउसी कोई सिटीजन थे। दे आर एंटाइटल्ड टू बी बेनिफिट सच एज द राइट टू ट्रैवल इंडिया एंड वर्क एंड स्टडी इन कंट्री में करना चाहते कुछ राइट्स, उनका स्पेशल राइट्स होते हैं। द बिल मेक अमेंडमेंट और इसने क्या क्या रिलेटेड टू OCI जो ओवरसीज सिटीजन है, कार होल्डर है, वो सब। इट अमेंडमेंट द एक्ट एंड अलाउ द कैंसिलेशन OCI रजिस्ट्रेशन इफ द पर्सन हैव वायलेटेड एनी नोटिफाइड लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर को वायलेटेड कर देता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, OCI PIO को OCI कैटेगरी के साथ मर्ज कर दिया गया था, मैंने आपको बताया था। तो मैं इनके कुछ OCI के राइट्स आपको बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ तक मैं लेके जाना चाहता था ताकि आपकी कुछ चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाए, कुछ चेंजेस किए गए हैं। OCI कार्ड होल्डर एंटर इनटू इंडिया मल्टीपल ऑफ टाइम आ सकते हैं। इनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया जाता है विजिट इंडिया आने के लिए, एग्जाम किया जाता है इनको। कोई फॉरेन जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना, इंडिया में आए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फॉरेन जो रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है पर वहाँ से उनको कोई ज़रूरत नहीं है कराने की, लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है। इफ़ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स एज OCI पीरियड फॉर 5 ईयर ही और शी एलिजिबल अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है OCI का 5 साल बाद आप इंडिया में सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। एट ऑल इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट OCI कार्ड होल्डर आर प्रोवाइड द स्पेशल इमिग्रेंट काउंटर, उनके लिए स्पेशल इमिग्रेंट काउंटर होते हैं OCI वालों के लिए। OCI कार्ड होल्डर कैन ओपन ए स्पेशल बैंक अकाउंट इन इंडिया, ये भी याद रखो। बाय द नॉन फार्म प्रॉपर्टी, आप नॉन फार्म जो फार्मिंग प्रॉपर्टी से अलग कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एक्सरसाइज ऑनरशिप ले सकते हो राइट उसके, एंड कैन ऑल्सो अप्लाई द परमानेंट अकाउंट कार्ड, जो पैन कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है कि आप वोट नहीं कर सकते इंडिया में, कैन नॉट होल्ड द गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्म लैंड, ही शैल नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ही कैन नॉट ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड एरिया है विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन। ही शैल नॉट एंटाइटल्ड टू रजिस्ट्रेशन एज ए वोटर, नहीं कर सकता। ही शैल नॉट एंटाइटल्ड टू
राइट टू इक्वलिटी जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 16 के अंदर 15 के अंदर, ये आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो ये भी आपको यार है तो विदेश के ही सिटीजन, पर उनके माँ बाप कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड थे, तो एक सिंपैथी गेन करने के लिए हमने इनको OCI होल्डर बना दिया है। तो PI होल्डर को मर्ज कर दिया गया है OCI के साथ, अब वो नहीं है। व्हाट वाज द, इस बिल के अंदर था क्या? द बिल प्रोवाइड द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ लीगल माइग्रेंट, दे आर द country of origin, religion, date of the entry into India, presence of registration in India। द क्वेश्चन अराइज क्या होता है वॉल्यूशन किस चीज़ का? राइट टू आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वलिटी का, क्योंकि आपने कुछ ही कम्युनिटी को दिया है, सब पर्सन को थोड़ी दिया है। 3 देशों के आपने मुस्लिम छोड़ दिए हैं, जो माइग्रेंट्स हैं मुस्लिमों को छोड़ दिया, बहुत सारे रिलीजन बेसिस पे आपने ये चीज़ रिलीजियस बेसिस पे दिया है। इट ओनली परमिट द लॉट डिफरेंट बिटवीन द ग्रुप ऑफ द पीपल, मतलब आपने वही बात की तो बात उठ रही थी कि आपने रिलीजियस बेसिस पे लोगों को अंदर दिया है, जो माइनॉरिटीज़ है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में उन्हीं लोगों को दिया है, ठीक है ना। अदर रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं कंट्री की, उनको भी मतलब वो भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। जैसे तमिलियन हुए वो भी बहुत सारे देश में रहते हैं, और भी कम्युनिटी के लोग हैं जो रहते हैं जो है उनको आपने छोड़ा है। तो एक राइट टू इक्वलिटी जो है जो आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है, उसको आपने वायलेशन किया है। वंस द ईयर दे हैव रिपोर्टेड द, मतलब कि जैसे ये अहमदिया मुस्लिम है पाकिस्तान में, हु आर कंसिडर एज नॉन मुस्लिम इन द कंट्री, जो अहमदिया मुस्लिम है पाकिस्तान में रहते हैं, उनको मुस्लिम नहीं माना जाता पाकिस्तान के अंदर, वो भी फिर माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनको आपने छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें। और फिर बहुत सारे बांग्लादेश में कम्युनिटी रहती है, उनको छोड़ दिया आपने। बुद्धिस्ट भी रहते हैं, सॉरी बुद्धिस्ट नहीं है, एक कम्युनिटी है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी छोड़ दिया। अनक्लियर द इलीगल माइग्रेंट, ठीक है, ओनली 6 ईयर स्पेसिफाइड द रिलीजियस माइनॉरिटी इंक्लूडिंग द बिल, मतलब इसमें क्या बताया, 6 ईयर सॉरी बोल रहा हूँ, 6 माइनॉरिटीज़ का आपने स्पेसिफाइड किया है बिल के अंदर, जो 31 दिसंबर से पहले इंडिया में आए हैं। और स्पेशली आपने क्या किया गया है कि बिल एक्सक्लूड कर दिया जो इलीगल माइग्रेंट जो कहाँ पे रह रहे हैं, इन 6 शेड्यूल देशों में शहर मतलब स्टेट में रह रहे हैं, जो MATM है इसमें रह रहे हैं, उनको ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। द पर्पस बिहाइंड द, मतलब क्या है कि 6 शेड्यूल को क्यों आपने दूर कर दिया, ट्राइबल और इसकी वजह से कर दिया, तो ये भी गलत चीज़ है। इक्वलिटी की बात करो, इनर लाइन परमिट को आपने एक्सक्लूड कर दिया है, जो आपकी अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में अब इनर लाइन परमिट हो गया। इफ द इलीगल माइग्रेंट डिसाइडिंग इन दिस एरिया एक्वायर द सिटीजनशिप, ही शैल टू बी सब्जेक्टेड टू सम रिस्ट्रिक्शन इन दिस एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, मतलब अगर लोग इन नॉर्थ ईस्ट के 6 शेड्यूल एरिया में या इनर लाइन परमिट एरिया में रह रहे हैं, उनको इससे बाहर रखा गया। वहाँ पे लोग रह रहे हैं जो 3 देशों से आए हैं, 6 कम्युनिटी के लोग, उनको नहीं दी जाएगी सिटीजनशिप। आपने ये क्या किया, ये गलत किया। कैंसिलेशन OCI रजिस्ट्रेशन, 1955 एक्ट प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI ऑन वेरियस ग्राउंड, ये भी किया आपने। द बिल एडिड 1 मोर ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन, एक ग्राउंड और आपने ऐड कर दिया बिल के अंदर। OCI हैव वायलेटेड एनी नोटिफाइड लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ बनाते हैं उसको आप वायलेट करते हो तो आपकी सिटीजन मतलब जो OCI कार्ड होल्डर है वो छीन लिया जाएगा आपकी चीज़। द गिविंग द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू प्रिस्क्राइब द लिस्ट बना सकती है, ठीक है, वो सब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट द डेलीगेशन पावर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लेजिस्लेटिव में प्रिस्क्राइब द पॉलिसी उनके लिए गाइडेंस बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की गई है। इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रीजन इन द बिल क्या है कि जो है SOR है, जो है क्या क्या चीज़ें हैं। SOR सेज दैट इंडिया हैज़ द हिस्टोरिकल माइग्रेंट, इन देशों से आए हैं। दिस कंट्री हैव द स्टेट रिलीजन, ठीक है, इन द रिजल्ट ऑफ द रिलीजन। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो 3 देशों से आए माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इन कंट्रियों की जो तीनों कंट्री इनके स्टेट रिलीजन मेंशन है, माइनॉरिटी को ये सोचते भी नहीं, ठीक है। फिर जो है रीज़न क्या है कि मिलियंस ऑफ सिटीजन्स अनडिवाइडेड इंडिया लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश जो लोग थे। नो रीज़न ऑफ द प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन इंक्लूजन ऑफ अफगानिस्तान के आपने क्यों लिए। फर्दर इट इज़ नॉट क्लियर दैट वाई माइग्रेटन ऑफ दिस कंट्री आर, मतलब इन्हीं कंट्री के क्यों लिया आपने माइग्रेंट जो आए। श्रीलंका के क्यों नहीं लिए आपने, जो बुद्धिस्ट स्टेट में आए थे, या म्यांमार से बुद्धिस्ट आए, इनकी क्यों नहीं लिए। श्रीलंका में बहुत सारे तमिलियन रहते हैं आपके, इलैलम करके इनका नाम है। सिमिलरली इंडिया जो शेयरिंग बॉर्डर करता है म्यांमार से, म्यांमार की में भी हमारे माइनॉरिटीज़ रहते हैं, वहाँ के क्यों नहीं लिया आपने। रोहिंग्या मुस्लिम है, उनको क्यों नहीं लिया। हाउ एवर द ईयर द रिपोर्ट ऑफ बोथ द तमिलनाडु और रोहिंग्या मुस्लिम फीलिंग द, मतलब ये भी लोग हैं, इनको भी आप ऐड करते हैं। अगर आप ऐड करते सारे नेबर कंट्री के लेते आप, तो आपने इन कंट्री के क्यों नहीं लिए। तो ये सारे इसके अंदर चीज़ें बताई हुई हैं। सॉरी तो बहुत आगे बढ़ गया। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें बताई हुई हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है PIO एंड NRI। PIO कार्ड होल्डर क्या होता है, पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर, फॉर्म एज द आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैड द पासपोर्ट इन द कंट्री और
अदर देन बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सारे होते हैं। PIO कार्ड होल्डर प्रोग्राम कम इनटू फोर्स इन द 2002 में आया था, पर 2015 में PIO कार्ड होल्डर को, ठीक है, उसे विड्रॉन कर दिया था, OCI कार्ड होल्डर के साथ मर्ज कर दिया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो PIO कार्ड होल्डर ट्रीटेड एज OCI कार्ड होल्डर, ठीक है। PIO कार्ड होल्डर गेट स्पेशल स्टैम्प, ठीक है ना, उनको स्पेशल स्टैम्प मिलती है, मतलब लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता था, वैलिडिटी मिलती है, रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो OCI कार्ड होल्डर के साथ मर्ज कर दिया गया। फ्री ऑफ कॉस्ट था पहले ये OCI कार्ड होल्डर अप्लाई करना, थोड़े पैसे वैसे होंगे, ये सारी चीज़ होगी। बेनिफिट मैंने आपको बता दी। PIO कार्ड होल्डर नहीं पढ़ने आपको, क्योंकि ये तो मर्जी कर दिया है, ये आपको नहीं पढ़ने। ये भी ड्रॉबैक नहीं पढ़ने क्या है कि फिर NRI के बारे में पढ़ेंगे। NRI क्या होता है? नॉन रेसिडेंस इंडियन हु आर रेफर टू इंडियन डायस्पोरा के तो हैं, पर इंडिया में कहीं नहीं रहते हैं। द पीपल इंडियन बर्थ है, डिसेंट है, सब कुछ है, हु लिविंग द आउटसाइड इंडिया ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बाहर ही कहीं ना रहते हैं। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिपोर्ट दैट देयर इज अ 30.8 मिलियन इंडियन डायस्पोरा रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो आप देखो 30 मिलियन लोग जो हमारे आसपास है, 31 मिलियन के लोग जो NRI हैं, जो बाहर रहते हैं। अब इनको कुछ चीज़ें दी जाती हैं। इस NRI इनकम अर्न अब्रॉड इज टैक्सेबल इन इंडिया, कि जो बाहर कमाते हैं को टैक्स देंगे इंडिया में। जो NRI इनकम टैक्स प्राइमरी डिपेंड अपॉन द रिसाइडिंग स्टेटस फॉर ए ईयर, वो कितने दिन इंडिया में रहा, क्या कमाया, उसके हिसाब से लिया जाता है। इंडिविजुअल इज रिसाइडिंग द ग्लोबल इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये भी याद रखना, इफ़ द इंडिविजुअल इज रेसिडेंट they are globally income earned by the individual is taxable in India. In the case individual status is NRI, they are income which acquire only the Indian is taxable, मतलब इंडियन टैक्स लगा सकता है। इनकम अर्न मे बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी रिसीव और अर्न इन इंडिया, ठीक है। इनकम फॉर्म ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएशन इन इंडिया, मतलब ये आप पढ़ लेना, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इनकम टैक्स से कभी नहीं पूछता, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है। ये मेरा इसलिए बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं बहुत स्पेशली से खींचूंगा तो ये कभी नहीं पूछता है। आगे चलते हैं फिर यही बात की 182 डेज मोर देन प्रीवियस ईयर, 2 years इंडिया इज अ पीरियड ऑफ 60 days मोर देन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 65 year इमीडिएटली प्रिसाइडिंग अ प्रीवियस ईयर। हाउएवर द कंडीशन, ये कंडीशन है उनके, मतलब विजिट करने की, वीज़ा लेने की। पर्सन शैल बी डीम्ड टू है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया इंडिया में कितने प्रकार की सिटीजनशिप होती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे मिलती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। OCI होल्डर को मर्ज कर दिया, वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट है काम नहीं करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। OCI होल्डर पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पे रोकता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, पढ़ेंगे, स्पीडली जाएंगे। ये इसकी PDF है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, और वो प्राइवेट ग्रुप में करूँगा, जो PDF का प्राइवेट ग्रुप है, क्योंकि ये एक PDF जो है किसी इंस्टीट्यूट की है। इस पर क्या आ सकता है, इस पर आ सकता है कॉपीराइट वायलेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पे शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ आप इसको पढ़ लेना। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। अगर वीडियो यहाँ तक देखी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।